नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। चंडीगढ़ में इस वक्त हम हैं कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के आवास पर हैं। हरियाणा की सियासत को लेकर, सरकार की उपलब्धियों, विपक्ष के मुद्दों, आरोपों, तमाम बातों को लेकर खास चर्चा हम करने वाले हैं हमारे कार्यक्रम में। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर विपुल गोयल जी। कैसे हैं आप? ऑल गुड, बढ़िया। किस तरह से, सबसे पहले हम सत्र को लेकर बात करेंगे, कैसे आप शीतकालीन सत्र को देख रहे हैं? विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए, सरकार की ओर से जो जवाब दिए गए। देखिए, सत्र शीतकालीन सत्र है, इसके अंदर अगर सकारात्मक भूमिका विपक्षी होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। आज वो जो मुद्दे उठा रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन उसके बाद अपने क्वेश्चन तो उठाए लेकिन जवाब सुनने को तैयार नहीं थे, उसे छोड़कर चले गए। तो मुझे लगता है सारा का सारा कोई एक सकारात्मक भूमिका विपक्ष की नहीं है, एक पॉलिटिकल इवेंट था जो दिखाना कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, हमने ये किया। लेकिन उन्हें नहीं पता कि हरियाणा और देश की जनता उन्हें देख रही है कि किस तरीके का जिम्मेदाराना व्यवहार उनका होना चाहिए था और किस तरीके का बिहेव उन्होंने किया। इस सत्र के अंदर पूरी स्वायत्ता दी गई, पूरी फ्रीडम दी गई कि उनके लोगों को 90 मिनट बोलने दिया गया। पक्ष के लोग 60 मिनट बोले, 62 मिनट बोले। हमारे मुख्यमंत्री जी जब जवाब दे रहे थे तो पूरा का पूरा विपक्ष नदारद हो गया। तो ये मतलब मैं समझता हूँ एक जिम्मेदाराना। देखिए, नंबर्स तो आप लोगों के साथ हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब तक का बीजेपी का सबसे बड़ा मैंडेट पिछले चुनाव में मिला के 3 इंडिपेंडेंट चुनकर आए, वो भी आप लोगों के साथ हैं। तो विश्वास प्रस्ताव क्यों लेकर आए, ये उनसे भी तो पूछना है कि सरकार, क्योंकि हमने कांग्रेस के नेताओं, विधायकों से भी बात की, विपुल गोयल जी, उनका कहना है कि सरकार जनभावना के खिलाफ है। लोगों की जो भावनाएं थी, लोग जो चाहते थे, उसके खिलाफ निर्वाचन आयोग ने वोट चोरी कर बीजेपी की सत्ता हरियाणा में बनाई। तो हम सरकार को आईना दिखाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। बिल्कुल सरासर गलत। और किसी तरीके के जो उन्होंने वोट चोरी के आरोप लगाए हैं, उनको चुनाव आयोग हो, उनको चाहे हमारा अभी लोकसभा के अंदर पूरी बहस हुई, अमित शाह जी ने डिटेल से बताया, झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। चाहे लोकसभा के अंदर बोला इन्होंने संविधान को बदलने का काम करेंगे, ये आरक्षण को ख़त्म करने का काम करेंगे, लेकिन इस तरीके के इवेंट्स, इस तरीके के झूठ बार बार नहीं चलते राजनीति के अंदर। ये इन्हें समझना चाहिए, लोग इन्हें समझ गए। और सबसे बड़ा पैमाना सच और झूठ का, विश्वास का और चोरी का ये होता है कि लोकतंत्र के अंदर वोट। अरे अभी भैया 1 साल पहले चुनाव होके चुके हैं, हम पूरी मेजॉरिटी से चुन कर आए हैं। उसके बाद यही मुद्दे को लेकर आप बिहार के अंदर गए थे, इन्होंने सोचा भी नहीं था, लोगों ने इतनी मात्रा के अंदर वोट देने का काम किया। तो वहां पर डकैती का आरोप लगाएंगे क्या? यहाँ चोरी का आरोप लगा रहे थे। बिहार में वोटिंग होनी थी, उससे ठीक पहले ही राहुल गांधी की ओर से हरियाणा का भी मुद्दा उठाया गया था कि हरियाणा में वोट चोरी हुई थी। राहुल गांधी ने एक स्क्रीन लगाकर पूरा का पूरा चुनाव को विचलित करने वाला एक इवेंट किया था। वो कोई साक्ष्य नहीं थे। और जिस होडल विधानसभा के अंदर उन्होंने जिन जिन बूथों पर लगाया कि 3 बूथों पर इतनी इतनी वोटें डली, उन बूथों पर कांग्रेस की विजय हुई है। तो हो सकता है मार्जिन ज्यादा होता अगर कोई गड़बड़ी नहीं होती तो। कोई गड़बड़ी थी नहीं, गड़बड़ी प्रूव ही नहीं कर सके। अरे भाई, रिपोर्ट कराइए, इलेक्शन कमीशन के पास जाइए, पुलिस रिपोर्ट कराइए, वहां कुछ नहीं करते, सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट करते हैं। मैंने खुद अभी कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला से हमारी कॉन्क्लेव में, इंडिया न्यूज की कॉन्क्लेव में वो आए थे। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग आरोप लगाते हैं, निर्वाचन आयोग कहता है आप हलफनामा दीजिए, एविडेंस दीजिए, बीजेपी कहती है ये हार की बुखलाहट है, तो आप लोग करना क्या चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? कानूनी लड़ाई आप नहीं लड़ते। तो कहते हैं सारी लड़ाई कानूनी नहीं लड़ी जाती, कुछ चीजें जनता पर भी छोड़नी होती है। तो जनता खुद ही डिसाइड करेगी कि निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है। आप सब अच्छे तरीके से समझ रहे हो ना, ये लोग भ्रमित करने का काम करते हैं। ये कोई किसी तरीके का उस पर कार्रवाई नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ हुआ नहीं, ये भी जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन जगह जगह शोर मचाकर, बातें करके, और ये तो पब्लिक का मैंडेट है, ये पब्लिक के विरुद्ध बात कर रहे हैं। आज बिहार की जनता, हरियाणा की जनता के मैंडेट के विरुद्ध बात कर रहे हैं। अरे इस लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन होती है, भगवान होती है, जो वो मैंडेट दे दे। हम लोग तो बहुत जगह आ रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ के अंदर आ रहे हैं, हम कर्नाटक के अंदर आ रहे हैं, हम हिमाचल के अंदर आ रहे हैं, और जिन जिन सीटों पर आ रहे हैं, हरियाणा के अंदर भी 37 सीटें लेकर आए। हमने तो नहीं कहा कि ईवीएम की कोई बात है, वोट चोरी की कोई बात है। लग रहा था कि एक तरफा लहर है हमारी। लोकसभा में बीजेपी को हाफ कर दिया है, विधानसभा में साफ करेंगे। हुड्डा साहब की ओर से बहुत बार ये कहा गया चुनावी कैंपेनिंग के दौरान भी। मैंने कहा ना, ये सिर्फ चुनावी नारे हैं, कुछ नहीं होना। क्योंकि जनता जब देखती है, मैं बार बार बोलता हूँ कि कांग्रेस को आरोप की राजनीति करने की बजाय आत्म मंथन करना चाहिए। इनके नेता राहुल गांधी को आत्म मंथन करना चाहिए, और एक ब्रॉड विजन, जो नायब सैनी जी और मोदी जी से बड़ा विजन अगर पब्लिक के लिए हो, तो बात करें। ये वोट चोरी की बात, संविधान बदलने की बात, ये बार बार नहीं चलने वाला। लोग अच्छे तरीके से देख रहे हैं। और रेगुलर
हार पे हार कर ये लोग का सामना कर रहे हैं। और अभी देख लेना वेस्ट बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, आज अभी असम के अंदर चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी अच्छा, जीतेगी। बीजेपी क्योंकि इलेक्शन मोड में ही रहते हुए विपक्ष को लगता है कि आप लोग एक चुनाव जीतते हैं, उसके बाद आप लोगों का जैसे अर्जुन का निशाना मछली की आंख पर था, बीजेपी का चुनाव पर ही रहता है। हमारे यहाँ क्योंकि हमारे यहाँ नेता नहीं है, कार्यकर्ता है। अच्छा, कांग्रेस के अंदर नेता है। हमारा तो हर व्यक्ति, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, सब कार्यकर्ता की तरह जगह जगह एक एक लोगों के बीच में 24 घंटे संपर्क में रहते हैं। वैसे ही चुनाव के अंदर भी संपर्क में रहते हैं। इनके तो नेता ही नदारद रहते हैं। राहुल गांधी जब चुनाव होता है या चुनाव का प्रक्रिया शुरू होती है तो विदेश दौरे पर चले जाते हैं। और ये कि अब हमारे तो सभी मुख्यमंत्री बिहार के अंदर प्रचार कर रहे थे गली गली घूमकर। मैंने तो कांग्रेस अच्छा, के इस कोई चीज बड़े का नेताओं तो को नहीं देखिए देखा। दूसरा पक्ष देखें तो इसका फायदा भी आप लोगों को मिलता होगा कि पीएम से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री, तमाम केंद्र की कैबिनेट, बीजेपी शासित राज्यों के, एनडीए शासित राज्यों के सीएम से लेकर मंत्री रहते हैं, तो इसका फायदा आप लोगों को मिलता होगा। विपक्ष कई बार कहता भी है कि पूरा तामझाम शासन प्रशासन सारा बीजेपी की तैयारियों में जुट जाता है, सिस्टम लगा देते हैं आप लोग तो पूरा अच्छी वहाँ बात है, अच्छी बात है। एक जो भी चैलेंज हो, जो भी बात हो, उसको पूरे मजबूती से रखने के लिए और एक पूरा हम लोग जो है एक बड़ा विजन रखकर और सभी लोग इकट्ठे होकर इस काम को करते हैं। कांग्रेस में तो नेताओं की भरमार है, इनकी ड्यूटी लगा सकती है, नीचे जनता के बीच में जाना अपनी बेइज्जती समझते हैं। पर बड़े नेता बनने की लड़ाई बड़े है। हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री भी देखिए, उन्होंने कहा कि चुनाव के अंदर इतनी रैलियां करी। अरे भैया, पिछले 10 साल का उनका शेड्यूल देख लीजिए, वो हमेशा ही इतने प्रवास करते हैं और आज तक के सबसे ज्यादा प्रवास करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो इसलिए ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैंने कहा ना, ये मुद्दा विहीन पार्टी है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, किसी तरीके का मुद्दा नहीं है, सिर्फ आरोप की बातें करते हैं। इनको मैं फिर बार बार कहता हूँ, इनको सोचने की जरूरत है, इनको आत्म मंथन करने की जरूरत है। इनको बीजेपी से इस तरीके से अच्छा, आप नहीं कह रहे रहता है। मुद्दे नहीं है, ये कहते हैं मुद्दों की और परेशानियों की तो भरमार है। सत्र में भी खूब मुद्दे उठाए गए हैं, कानून व्यवस्था की बात हो, किसानों की बात हो, सबका एक एक बेरोजगारी जवाब की दिया। बात हो। जवाब क्यों नहीं सुना इन्होंने? एक भी जवाब नहीं सुना, उठकर चले गए। क्योंकि इन्हें तो वो 9 से 5 वाला काम चाहिए कि 5 बजे के बाद हम बैठ नहीं सकते, हम नहीं, ये चले लोग तो जाएंगे। रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि आज डबल सीटिंग ना करके मंडे को कर लिया जाए, या उसके बाद जब भी भाई सेशन को क्यों, बढ़ाया जब जाए तुमने जैसे possible जब हो। 3 दिन का सत्र है, जब बिजनेस कमेटी के अंदर एक फिक्स हो गया, तुमने लाया ना ये अविश्वास प्रस्ताव, तो सुनिए। हम तो तैयार है, हम तुम्हारा अविश्वास प्रस्ताव एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसका जवाब भी तो सुनिए। जवाब सुनने के नाम पर सारे गायब। और इनकी शब्दावली, इनकी बातें देखिए, सिर्फ अपने आप को एक्नॉलेज कराने के लिए कि हम भी सत्र में हैं या हम भी विधायक बन के आए हैं। ये तो शालीन भाषा भी नहीं बोल रहे। नए हुड्डा साहब ने अपने विधायकों की एक मीटिंग लेनी चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, और कि पूरा हरियाणा देख रहा है, पूरा देश देख रहा है किस तरीके की शब्दावली, किस तरीके का आचरण specific होना चाहिए। कौन सी शब्दावली की बात कर रहे हैं, किस विधायक की बात अब कर रहे हैं? कई सारे विधायकों ने, विधायक सिरसा ने बात की कि, और जो हमारे युवा विधायक आए हैं कई विधानसभाओं से, मैं किस किस का नाम लूं, लेकिन इस तरीके की शब्दावली विधानसभा के अंदर नहीं होनी। नए कुछ युवा विधायक एक ही कलर की जैकेट भी पहनकर पहुंचे। लोगों ने बहुत सी बातें की, क्या किसी ऑफर में लेकर आए हैं? ग्रीन जैकेट क्यों पहन रहे हैं? हुड्डा साहब के खेमे का तो गुलाबी रंग माना जाता है, क्या तो- हुड्डा साहब को ब्लैक जैकेट क्यों नहीं पहनाई? ये तो हुड्डा साहब को सोचना चाहिए कि मेरे विधायक ग्रीन जैकेट पहनकर क्यों आ रहे हैं, क्या करना वो कह रहे हैं क्या किसानों के लिए हम एक क्या संदेश दे चीज, रहे हैं। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? किसान हितैषी सरकार है, मैंने बोला ना। अरे 10 साल के अंदर तुमने 1200 करोड़ रुपए दिए और हमने 4800 करोड़ रुपए दिए। तुम किसान हितैषी सरकार हो। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और सिर्फ किसानों की बात करते हैं। जब मैं इस विधानसभा में पहली बार चुन के आया ना, 2-2 और 10-10 रुपए के चेक थे किसानों के नाम पर, और हम 15,000 रुपए से कम किसी भी किसान को देने का काम नहीं करते। और हम लोगों ने मुआवजा 116 करोड़ रुपए का इस बार, और पूरे अपने टेन्योर के अंदर 4800 करोड़ रुपए का मुआवजा हमने किसानों को देने का काम किया। तो इसलिए किसान हितैषी दिखाना, बोलने से किसान हितैषी नहीं है। आज एमएसपी पर फसल खरीदने वाली, सबसे ज्यादा एमएसपी पर फसलों को खरीदने वाली हरियाणा की सरकार राज्य है है। इसमें। और माननीय मुख्यमंत्री नायब से नहीं, हमेशा किसानों की कोई भी बात, कोई भी दुख तकलीफ हो, उसमें देर करने का काम नहीं करते, उसका निवारण करने का काम करते हैं। कानून व्यवस्था भी एक बहुत बड़ा मुद्दा। देखिए, कुछ हद तक ये ठीक भी है कि कानून व्यवस्था पर काम हो रहा है और भी ज्यादा काम करने की जरूरत है। विपक्ष भी इस मुद्दे को हाथों हाथ ले रहा है, सरकार को लगातार घेरा जा रहा है। देखिए, कानून व्यवस्था के आंकड़े दिए थे कि तुम्हारे टाइम में क्या था, इस टाइम में क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 7 देशों से अपराधियों को पहली बार यहाँ पर लेकर आया गया। उसके अंदर अमेरिका भी है, उसके अंदर अन्य देश भी हैं। उन देशों से बड़े बड़े अपराधियों को यहाँ पर लेकर आया गया, और पिछले 3 महीने के अंदर कितने लोगों को एनकाउंटर करने का काम किया, कितने लोगों को सजा देने का काम किया, और आंकड़ों के अंदर कमी आई है। ये नहीं है, ठीक है, हमेशा
बेटर करने की तो हर फील्ड में जरूरत होती है, उसे भी और दुरुस्त करेंगे, लगातार काम करने की लगातार जरूरत है। काम करने की, और उसे प्रयास कर रहे हैं हम लोग, बेटर करने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये विपक्ष का कोई आरोप मुझे सही नहीं लगा। मैंने कहा ना कि कोई मुद्दा ही नहीं था अविश्वास प्रस्ताव लाने का। आप भी पत्रकार हैं, इतने बड़े चैनल की पत्रकार हैं, तो आपको लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव की कोई जरूरत थी? अरे भाई, अविश्वास प्रस्ताव किस चीज पर लेकर आ रहे हो? लोकसभा के अंदर इस पर बहस हो ये गई। बात तो है कि चर्चा हो जाती है बहुत सारे मुद्दों पर, बहुत सारे मुद्दों को इकट्ठा करके विपक्ष चर्चा सरकार तो को तब होगी घेरता जब वो बैठेंगे, एक तरफा चर्चा करी और चले गए। हमारे सुना मुख्यमंत्री नहीं। जी ने कहा हमको भी लग रहा था टाइम बहुत बढ़ रहा है, टाइम भाई देखिए, ये लोकतंत्र का मंदिर है, और वहां पर जब ऐसी चर्चा आप कर रहे हो तो उस चर्चा का पूरा सुनना भी पड़ता है ना, कि हम लोगों को जवाब देना, हम सत्ता पक्ष के अंदर हैं, हम आपने 4 क्वेश्चन किए, हम उसके हर एंगल का जवाब हमारे मुख्यमंत्री दे रहे थे कि तुमने ये क्वेश्चन करा, इसके ये मतलब थे, इसके मतलब थे, तुम्हारे एक एक व्यक्ति ने इतने क्वेश्चन किए, सबका जवाब हमारे मुख्यमंत्री दे रहे थे और हमारे और भी साथियों ने दिया। तो सुने उसे, लेकिन सुनना नहीं है। इससे पता लगता है वो कितने ज्यादा इस गंभीर बार थे। के सत्र में कुछ अलग लगा कि एलओपी थे इस बार फाइनली? नहीं, एलओपी होने के बावजूद जैसा मैसेज देना चाहिए था, अविश्वास प्रस्ताव लाकर सिर्फ उन्होंने जो ये मजाक बनाने का काम किया, मुझे नहीं लगता एक जिम्मेदाराना काम था। बधाई प्रस्ताव लाते हैं, अगले दिन हुडा साहब पर फिर से हमलावर हो जाते हैं आप लोग। एक पहले दिन लगता है कि हाँ मिलजुल कर चला जाएगा, लेकिन ठीक है, कांग्रेस भी अविश्वास प्रस्ताव ले आती है, इधर सीएम साहब की ओर से भी निशाना साधा जाता है भूपेंद्र हुड्डा साहब पे। देखिए हम कभी भी काउंटर नहीं करते। हम तो जब काउंटर होता है तो उसका जवाब देते हैं। तो हमने काउंटर का जवाब दिया कि क्या अविश्वास प्रस्ताव वो लेकर आए, हम अविश्वास प्रस्ताव से भागे तो नहीं। अविश्वास प्रस्ताव को मंजूर किया, उस पर चर्चा कराई, उसके लिए पूरा टाइम दिया। लोकसभा भी 1.5-2 बजे तक चली है, विधानसभाएं भी पहले चलती रही। क्या बात है, जब इतना ज्वलंत मुद्दा आपको लगता है कि हमारे आरोप पर सरकार चली जानी चाहिए, तो भैया सुनिए, डिबेट हो, जनता देखेगी, पता लगे, उसे भागने का काम। सरकार क्योंकि 1 साल से ज्यादा पूरा कर चुकी है हरियाणा में, और आप लोग भी कहते हैं बहुत सारी उपलब्धियां हैं सीएम साहब की ओर से, संकल्प पत्र की बातें की गई, इतने वादे पूरे कर चुके हैं, इतने पाइपलाइन में हैं, इस समय तक पूरे कर दिए जाएंगे। लेकिन विपक्ष ये कहता है हर मोर्चे पर सरकार फेल है, हर वर्ग सरकार से परेशान है। मैं उनके इस पैमाने को समझ नहीं पा रहा कि किस वजह से कहते हैं। लाडो लक्ष्मी योजना कर्नाटक के अंदर भी इन्होंने अनाउंस की थी, लाडो लक्ष्मी योजना हिमाचल के अंदर भी की थी, और अन्य प्रदेशों में भी की थी। आज सरकार को 3-3 साल हो गए, कुछ भी नहीं है। यहाँ तो पहले साल हो सकता है पूरे। उनको बजट कम मिलता हो, बहुत बार तो ये केंद्र से पैसा ना मिलने के अब लिए हमें बातें तो कोई कहते हैं। केंद्र से इस बात के लिए आप लोग पैसे डबल इंजन की सरकार का नहीं फायदा नहीं नहीं उठाते नहीं होंगे। हमने कोई केंद्र से इसके लिए पैसा ही नहीं लिया, अपना प्रोविजन नहीं, किया। बहुत लाडो सारी लक्ष्मी योजनाओं योजनाओं को हमने लोगों किस्त देने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना जो है ओत बाद में ली, पहले 25,000 लोगों को, युवाओं को नौकरी देने का काम वादा किया। निभाया। जो वादे हैं उनको, और 50 से ज्यादा वादों जिन पर काम धरातल पर आ चुका है, तो इनको ये सब नहीं दिखता। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी बार बार चुनी जाती है। एक इतिहास रचने का काम किया नायब सैनी जी ने। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के इतिहास के अंदर कोई भी पार्टी की सरकार बनी है। ये कैसे हो पाया? क्योंकि देखिए, किसी भी 2014 से पहले तो हरियाणा की राजनीति ऐसी थी कि बीजेपी कभी सरकार में नहीं आई, कभी आई तो जूनियर पार्टनर के तौर पर थोड़ी बहुत विधायकों के साथ। 2014 में आप लोग आए, 2019 में गठबंधन के साथ आए, जेजेपी के साथ आए, 2024 में तो अब तक का सबसे बड़ा मैंडेट मिला, देखिए, जिसमें नायब सिंह सैनी का सीएम के तौर पर नाम भी अनाउंस था। देखिए, एक तो मोदी जी की नीतियां और हमने जो काम किए उसे जनता चुनती है ना। और नायब सैनी जी का नेतृत्व, ये बहुत बड़ी बात थी कि इसमें जो तीसरा मैंडेट है लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया। और आज एक्सेप्टेबिलिटी नायब सैनी जी की एज ए मुख्यमंत्री, इसमें कोई बात ही नहीं है कि लोग पसंद करते हैं। लोग 1.5-2 बजे तक भी उनसे मिलने के लिए जाते हैं, और हर जगह उनका जो सरल स्वभाव, उनका हंसता हुआ चेहरा लोगों को पसंद आ रहा है। और उनके किए हुए काम, उसे विपक्ष कहता है सीएम साहब बहुत हंसते हैं कि विपक्ष कह रहा हंसते हैं। अरे भाई, क्यों हम रोएं? क्या क्यों रोएं? क्यों मुंह ऐसा बना के रखें? अरे जनता के काम कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रहे हैं। सिर्फ नायब सैनी जी हंसते ही नहीं है, हंसने वाला काम करते हैं, लोगों के चेहरों पर खुशी लोग लाते भी हैं। हंस पा रहे हैं क्या उनकी लोग सरकार क्यों में? नहीं? अब ये देखिए ना, लाडो लक्ष्मी योजना, युवाओं को नौकरी, 50 तरीके के जो संकल्प है उनको पहले साल के अंदर धरातल पर ला दिया, तो लोगों की खुशी है। लोगों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए काम कर रहे हैं। और वो सिर्फ बातें ही बातें नहीं करते, काम कर रहे हैं। इनके पास तो कुछ नहीं है। हुड्डा की सरकार आपने देखी थी,
भारतीय कांग्रेस की सरकारें आपने देखी थी किस तरीके का काम होता था, किसानों के नाम पर किस तरीके की उनको बेचारों शरीफ आदमियों को बरगलाया जाता था। तो अब मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ वो नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भाई लोकतंत्र है, जनता के बीच में जाना इन सब बातों को लेकर, जनता जो भी मैंडेट देगी हमें सहमत है, हमें मंजूर है। मनोहर पार्ट 1 में भी आप मंत्री थे और अब भी नायब सरकार में आप मंत्री हैं, क्या कितना बदलाव आया है और विकास की रफ्तार में किस तरह की तब्दीली आप देख रहे हैं? देखिए मनोहर लाल जी का जब जो नेतृत्व था वो पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और उनके नेतृत्व में हरियाणा ने बहुत ऐसी ऐसी पॉलिसी को अंजाम दिया जिन्हें नेशनल लेवल पर अवार्ड मिलने का काम हुआ। और नायब सैनी जी का जो नेतृत्व है उसे जो एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि नायब सैनी जी उस सरकार में भी मंत्री थे और पूरा एक्सपीरियंस उसको यहाँ पर यूज़ करने का काम कर रहे हैं। मनोहर लाल जी का जितना भी टाइम था उन्होंने सिखाने का और हरियाणा को बढ़ाने का काम किया। उनके पॉलिसीज़ को लेके, उनके आशीर्वाद को लेकर ये सरकार आगे बढ़ रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। केंद्र में गए हैं मनोहर लाल, आपको लग रहा है मंत्रालयों के हिसाब से देश का भला और हरियाणा का भी भला, क्योंकि हरियाणा से आते हैं, हरियाणा से चुन कर गए हैं उनके मंत्रिमंडल में होने से? ऑब्वियसली इतने बड़े बड़े मंत्रालय उनके पास हैं, ऊर्जा मंत्रालय उनके पास है, अर्बन लोकल बॉडी जो मेरा मंत्रालय है वो वहाँ पर पास है, तो वहाँ पर भी उनके नए नए इनोवेशन और नए नए काम जो पूरे देश के अंदर। आज देखिए अभी पीछे जो स्वच्छता के ऊपर लोग आए थे उनको विज्ञान भवन के अंदर माननीय राष्ट्रपति जी से पुरस्कृत कराने का काम किया। और उसके अंदर भी जब जब मीटिंग होती है एक नए इनोवेशन के साथ, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है मनोहर लाल जी एक इनोवेटिव व्यक्ति हैं, तो कुछ ना कुछ इनोवेशन हर मंत्रालय के अंदर करते हैं और पूरे देश को, पहले हरियाणा को लाभ मिला, पूरे देश को लाभ मिला। आपने अपने विभागों में कुछ अलग या बहुत अच्छा कुछ किया कि जो पहले नहीं हो पाया था करीबी से 1 साल में? देखिए परिवर्तन तो हमेशा, चेंजेस तो ऑलवेज होते ही रहते हैं और किसी भी उसमें अर्बन लोकल बॉडीज ऐसा डिपार्टमेंट है जो हरियाणा की 55% जनता को छूता है। तो इसके अंदर नए काम, जैसे स्वच्छता के ऊपर हमने बहुत बड़ा एक चैलेंज लिया है कि आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे जो हरियाणा की रेटिंग है बहुत ऊपर जाएगी। हरियाणा को नायब सैनी जी के नेतृत्व में करनाल में अवार्ड भी मिला, देश के अंदर 3रे स्थान पर। तो आने वाले दिनों में अवार्डों की जो नंबर हैं वो बढ़ते जाएंगे और बहुत बेटर तरीके से हम हरियाणा के स्वच्छता को, जो क्योंकि पहले सबसे पहले जो जनता का ध्यान जाता है स्वच्छता की ओर जाता है, उस पर काम कर रहे हैं, एक समग्र विकास पर काम कर रहे हैं। और उसके अलावा मेरे पास जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर अभी हमने पेपरलेस रजिस्ट्री की बात की। अच्छा, उसे लेकर भी काफी उलझन नजर नहीं, इतना बड़ा चेंज जो हरियाणा में पहली बार हुआ देश के अंदर, तो कुछ दिन की दिक्कत आती है, लेकिन 1 महीने के अंदर हमने जो ऑफलाइन रजिस्ट्री होती थी वही पेपरलेस रजिस्ट्री का आंकड़ा प्राप्त कर लिया। जितनी भी प्रॉब्लम थी सबको ख़त्म कर दिया। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हमने रिडर्सल सेल बना रखा है, उसमें कभी भी आप वो कर सकते हैं। और उसके अलावा एक और जो स्मार्ट तहसील बनाने का काम भी हम लोग जल्दी करने जा रहे हैं। और जितना भी हो इन रजिस्ट्रियों के ऊपर, रजिस्ट्री कार्यालयों पर अक्सर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं, उसमें कमी आए ऐसा प्रयास माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का है और उस और हम आगे काफी काम कर रहे हैं। हमने शीतकालीन सत्र को लेकर बात की, सरकार के 1 साल को लेकर बात की, विपक्ष के आरोपों को लेकर बात की, आपके विभागों पर बात हुई। बीजेपी पर हम बात करें, सब कुछ ठीक है बीजेपी में? बिल्कुल ठीक है। अभी देखिए हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं, एक युवा अध्यक्ष, 45 साल के व्यक्ति को ये मौका दिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा सब चल रहा है और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था आपको देखने को मिल रही है। जी, हम सतीश पूनिया जी से भी बात कर रहे थे, उनका कहना था कि एक दिशा है कि तो कहीं एक कोई संकेत भी तो नहीं कि आने वाले जो प्रदेश अध्यक्ष होंगे उसमें भी युवा को चुना जाना ये क्राइटेरिया, मैंने कहा प्राथमिकता दी जाएगी? कैपेबिलिटी इज अ क्राइटेरिया कि किस तरीके के कैपेबल लोग हैं, चाहे वो युवा हों चाहे बुजुर्ग हों, सभी के समायोजन से ये सरकार चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है। आज सभी की अपनी अपनी जगह उपयोगिता, ये नहीं है कि जो जिनकी एज है उनकी उपयोगिता ख़त्म हो गई है, किसी जगह पर उनकी उपयोगिता है, किसी जगह पर युवाओं की उपयोगिता है। सबसे बड़ी बात, ये पार्टी सब लोगों का उपयोग एक समायोजित तरीके से कर रही है और देश और प्रदेशों को आगे ले जाने का। फरीदाबाद बीजेपी में सब ठीक है, खेमेबाजी तो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। ये तो इतना जब बड़ा परिवार होता है तो अगर कहीं कोई किसी में मतभेद छोटी मोटी बातों पे जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी कोई फरीदाबाद की बीजेपी हो या हरियाणा की बीजेपी हो, कोई किसी तरीके का मनभेद या ऐसा कोई डिफरेंसेस नहीं है कि जिस पर चर्चा की जाए। थोड़ा बहुत कभी हो जाता है, ये तो परिवार के अंदर भाई भाइयों में भी 2 बातें होती है।
अच्छा, वाइंड अप की ओर आते हुए आगे आपका क्या विजन है आपके विभागों को लेकर भी, हरियाणा को लेकर भी? देखिए, माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा चैलेंज अर्बन लोकल बॉडीज़ डिपार्टमेंट पे है कि लोगों को समग्र विकास और लोगों को एक स्वच्छता का जो हमने पैमाना लिया उस पर पहुंचना, इसके अलावा तहसीलों के अंदर लोगों को ईज़ करना, रजिस्ट्रियों में जो आरोप लगते हैं उनको ख़त्म करना, लोगों को फैसिलिटेट करना, किसानों को जो उनका चाहे हमने रोबस्ट लगा के उनकी पैमाइश करने वाली बात है उसको बहुत एक्यूरेट करने का काम किया है। उसके अलावा किसानों का मुआवजा टाइम पर देने का काम किया है और सही तरीके से उनकी जांच हो सके, इस तरीके का काम किया है। उसमें और इजाफा डे बाय डे हो रहा है और मैं समझता हूँ कि सिविल एविएशन डिपार्टमेंट भी मेरे पास है और ये एक और वन मोर फेदर इन हिज कैप माने नायब सैनी जी के कैप के अंदर कि हिसार के अंदर हमने नया एयरपोर्ट शुरू किया, आगे भी नए एयरपोर्ट और शुरू करने जा रहे हैं और सारे काम एक हेली व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं कि सालासर, खाटू श्याम, चंडीगढ़ हेलीकॉप्टर की व्यवस्था हो, ऐसी भी जल्द शुरू। थोड़ा सा विपक्ष को लेकर भी और बात करते हैं, क्योंकि हुड्डा साहब एक बार फिर से सीएम बनने के ख्वाब देख रहे थे और जो वोकल वोटर्स थे वो इस बात का संदेश कहीं ना कहीं मैसेज दे रहे थे कि हाँ, हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। साइलेंट वोटर्स ने, बीजेपी की योजनाओं ने पूरा गेम बदला होगा, ये भी एक बात है। तो हुड्डा साहब की राजनीति को, कांग्रेस के भविष्य को आप हरियाणा में कैसे देखते हैं? देखिए, दूसरी पार्टी है, उनका अपना इंटरनल मामला है, मुझे कोई बोलना नहीं बनता। और हुड्डा साहब की जो राजनीति है वो कांग्रेस के अंदर है। आगे ये तो कांग्रेस पार्टी देखे कि उन्हें कितना आगे ले जाना है, क्या दायित्व देना है। लेकिन अभी वो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं और 1 साल के संघर्ष के बाद बने हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है इंटरनली। लेकिन ये उनका पर्सनल मामला है, इस पर मैं कमेंट नहीं। देखिए, पर्सनल तो क्योंकि मैं तो ये मानती हूँ और दर्शक भी ये मानते होंगे कि पार्टियां कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। पार्टियों के भीतर जो होगा वो जनता को डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका इफेक्ट होगा ही होगा। और विपक्ष भी, क्योंकि लोकतंत्र में बहुत मायने रखता है। उधर हम इनेलो की बात करें, जेजेपी की बात करें, क्योंकि जेजेपी इस बार 0 हो गई, इनेलो की 2 सीटें आई हैं, तो लगता है कि कुछ आगामी चुनाव तक कोई चुनौती विपक्ष बन पाएगा या आप लोग लगातार विजय रथ को आगे ले जाते रहेंगे? एक ही समय पर 2 अपॉइंटमेंट्स आपने देखी होंगी, चाहे हुड्डा साहब का नेता प्रतिपक्ष बनना, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, तो उसके अंदर जो डिफरेंसेस हैं, प्रक्रिया है और चयन है, वो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कहाँ पर दबाव की राजनीति है, कहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अच्छा, हुड्डा साहब एलओपी बने तो आप लोगों की ओर से खुशी जाहिर की गई, तो ये इसके क्या मायने समझे जाए? कोई भी और बनता तो भी आप लोगों को खुशी की बात नहीं है। जब नेता प्रतिपक्ष कोई बनता है तो उसका स्वागत करना हमारा फर्ज है। हमने कहा ना कि हम लोग एक ब्रॉड विजन को लेकर चलते हैं, अपने कॉम्पिटिटर को भी पूरा मौका देते हैं। उन्होंने जो बात रखी उनकी बातों को एक्सेप्ट करने का काम किया, उन पर चर्चा कराने का काम किया। अभी तो उनका आचरण है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन हमने अच्छे तरीके से स्वागत किया और माने हुड्डा साहब ने भी उसका अच्छा जवाब दिया। ये जो एक अच्छी शुरुआत हुई, लेकिन ये तो चलता रहता है। किस तरीके की कार्रवाई है, वो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये देश की प्रदेश की जनता अच्छे तरीके से देख रही है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, बातचीत की, तमाम मुद्दों को लेकर आपसे चर्चा हुई। तो कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को आपने सुना, सरकार की उपलब्धियों को लेकर, शीतकालीन सत्र को लेकर, विपक्ष के आरोपों, तमाम मुद्दों को लेकर इनसे खास बातचीत हमने की।